अब इससे करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। नमस्ते श्रियै राधिकायै परायै। नमस्ते श्रियै राधिकायै परायै। नमस्ते नमस्ते मुकुंद प्रियायै। सदानंद रूपे प्रसीद त्वमन्ता प्रकाशे स्फुरन्ति मुकुंदेन सार्धम। शास्त्री एवं आचार्य ज्योतिष विषय के छात्रों एवं वास्तु संबंधी शोधार्थियों के लिए बृहद वास्तु मालांतर्गत शिल्प शास्त्र की एक विधा, जिसको आचार्यों ने आधुनिकतम रूप से प्रतिपादित किया है, आज हम ज्योतिष शास्त्री एवं आचार्य कक्षाओं के लिए वास्तु श्रृंगार किसका, बाह्य वास्तु का, इस विषय पर चिंतन करेंगे। सर्वप्रथम विश्व के प्रथम भवन निर्माता विश्वकर्मा। वास्तुशास्त्र की जो परंपरा है उसमें विश्व के प्रथम भवन निर्माता विश्वकर्मा हुए। भवन, मकान, इमारत, घर, मंजिल, महालय, महल, मंदिर, विविध नाम मानव के रहने के स्थान के लिए प्रचलित है। विश्व के प्रथम भवनकर्ता विश्वकर्मा कर्मा थे, ऐसी पौराणिक कथाएं प्रचलित है। ब्रह्मा जी के बाद दूसरा स्थान प्रभु विश्वकर्मा का ही आता है। जिस प्रकार किसी पूर्वज के वंश को खाती, मिस्त्री, मजदूर कहते हैं, उसी प्रकार नए मकान को बनाते समय जब उसकी नींव की खुदाई होती है, तब 5 धातु की बनी प्रतिमा तांबे के छोटे कलश में रखकर उसकी नींव को निर्मित किया जाता है, चुना जाता है। तब उस समय सबसे पहले प्रभु विश्वकर्मा को ही याद किया जाता है। विश्वकर्मणे नमः। उसी प्रकार पहला प्रवेश द्वार रखते समय, उसकी मठोड़ रखते समय पूजन विधि में श्री विश्वकर्मा को ही याद किया जाता है। श्री संपूर्णान्यनेकानि निरमात सदनानि यः वास्तुविद विश्वकर्मा सह श्रेयांसी संतनोतु वह। आज जितने भी भवन, प्रासाद, महल इत्यादि दिखाई दे रहे हैं, ये सभी वास्तुशास्त्र के प्रणेता श्री विश्वकर्मा का ही सृजन है। विश्वकर्मा ही इनके सर्जक हैं। ऐसे देवस्वरूप आप सभी को कल्याण वितरित करें। विश्व के प्रथम भवनकर्ता महाप्रभु श्री विश्वकर्मा के 4 पुत्र थे, जय, मय, सिद्धार्थ, अपराजित।
इन चारों महापुरुषों ने अपनी स्वयं की शक्ति से शिल्प शास्त्रों के ग्रंथों की रचना की। कुछ समय के बाद जानकारों ने ग्रंथों को बढ़ावा दिया। इस महान कार्य को करने वाले वैश्य कारीगर वैश्य खाती थे, जो इस महान कार्य के मूल सूत्रधार थे। कारीगर खाती शिल्प कार्य करने वाले शिल्पकार स्वयं के महान पूर्वजों में महाप्रभु विश्वकर्मा को ही मानते हैं। भवन निर्माण का कार्य करने वालों को शिल्प का विद्याभ्यास होना चाहिए। भवन का निर्माण करने वालों को कुल 22 प्रकार के ज्ञान को धारण करना आवश्यक माना गया है। शिल्पकार में 22 प्रकार के लक्षण होने चाहिए। अस्तु विश्वकर्मा, जो कि मानव जगत के लिए एक सृष्टि की संरचना के प्रथम प्रणेता रहे, निर्माता रहे, असुरों के लिए मय निर्माता रहे, मयासुर। इसके पश्चात अब हम दिग्ज्ञान की चर्चा करेंगे। वास्तु विज्ञान एक ऐसे विज्ञान का चिंतन है जिसकी सत्ता को तो स्वीकार करते आए हैं, किंतु उसकी वैज्ञानिकता से बहुत परे है। आज के युग में बौद्धिक चेतना इस ऊंचाई पर पहुंच गई है कि बिना प्रमाण के तथ्यों को स्वीकार करना संभव नहीं है। आचार्य कहते हैं यह सत्य है अथवा विज्ञान है। इतना ही पर्याप्त नहीं है। बहुत से लोगों पे चिंतन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि वास्तु विज्ञान अणुवाद के सिद्धांत पर आधारित है एवं पंच तत्व, जिनमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश तथा कंपन, इन तीनों समवाय समवायी सिद्धांत पर वास्तु विज्ञान की रचना की गई है। इसे कपोल कल्पना कहना अथवा आडंबर कहना अज्ञानता का ही परिचय है। वास्तु विज्ञान के धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व की ओर आज सभी आकर्षित हो रहे हैं। वैज्ञानिक पक्ष में पृथ्वी अपनी धुरी पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हुए उत्तरायण एवं दक्षिणायन की स्थिति में रहती है। उससे मानव के मन, मस्तिष्क एवं शरीर पर उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव से बहने वाली चुंबकीय तरंगों के प्रवाह का तथा प्राणवायु के प्रवाह का उससे प्रभावित करता है। सूर्य के पश्चिम जाने पर इंफ्रारेड रेंज तथा कॉस्मिक आदि रेजेस तरंगे मानव के शरीर को प्रभावित करती है तथा भवन के समीप स्थित पेड़ पौधों, वनस्पति इत्यादि का उस भवन में रहने वाले पर प्रभाव पड़ता है। इत्यादि नियम वास्तु के अंतर्गत समाहित होते हैं। भवन निर्माण के नियम पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, जल तथा अनेक ग्रह, जिनमें चंद्रमा, सूर्य आदि के प्रभाव का अध्ययन और इनमें विद्यमान शक्तियों का मानव जीवन पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन एवं अनुसंधान ही वास्तु विज्ञान है। वास्तु विज्ञान ज्योतिष एवं शिल्प शास्त्र के अंतर्गत बहुत बड़े विज्ञान के रूप में निहित है, किंतु आज व्यावहारिक आवश्यकता के अनुरूप जिन विषयों का सामान्यतया चिंतन आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है, वह आपके समक्ष सूत्र रूप में प्रस्तुत करने का अवसर है। दिग्ज्ञान का चिंतन करते हैं दिशा का ज्ञान। भूमि एवं भवन के निर्धारण के समय दिशा का ज्ञान अत्यंत आवश्यक होता है। उसका मुख्य प्रवेश मार्ग किस दिशा में स्थित है। भूमि चाहे वर्गाकार हो अथवा चौकोर हो, उसके केंद्र को आधार मानकर कुतुबनुमा चुंबकीय यंत्र के द्वारा
उत्तर दिशा का ज्ञान निर्धारित हो जाता है। इस प्रकार पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इन चारों दिशाओं को हम स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार इन दिशाओं के मध्य भाग को विदिशा अथवा कोण के नाम से ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य इत्यादि के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक दिशा विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित होते हुए सृष्टि के निर्माण में, भवन संरचना में विभिन्न तत्वों को प्रदर्शित करती है। यथा पूर्व दिशा अग्नि तत्व को, पश्चिम दिशा वायु तत्व को, उत्तर दिशा जल तत्व को, दक्षिण दिशा भूमि तत्व को, ईशान जल तत्व को, वायव्य वायु तत्व को, नैऋत्य पृथ्वी तत्व को और आग्नेय अग्नि तत्व को प्रदर्शित करता है। पूर्व दिशा पुरुषों के लिए, उत्तर दिशा स्त्रियों के लिए उच्च मानी जाती है तथा पश्चिम दिशा पुरुषों के लिए, दक्षिण दिशा स्त्रियों के लिए निम्न मानी गई है। इसी प्रकार उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण क्षेत्र श्रेष्ठ होता है, जबकि दक्षिण पश्चिम में नैऋत्य हानिकारक माना गया है। अब सर्वप्रथम हम बाह्य वास्तु का जहां चिंतन कर रहे हैं, तो पहला प्रश्न उठता है, घर का निर्माण क्यों करें, घर क्यों बनावे? तो उसके लिए हमारे आचार्यों ने बताया है, स्त्री पुत्रादिक भोग सौख्य जननम धर्मार्थ काम प्रदम जंतूनाम मयनम सुखास्पदमित्यम शीतांबु घर्मापहम वापी देव गृहादि पुण्यमखिलम गेहात् समुत्पद्यते गेहम पूर्व मुशंति तेन विबुधा श्री विश्वकर्मादयः। स्त्री पुत्र आदि के भोग, सुख, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है, प्राणियों के सुख का स्थान होता है और सर्दी, वायु, गर्मी इत्यादि कष्टों से रक्षा करने वाला घर ही होता है, जिसे वास्तु कहते हैं। विधिवत गृह निर्माणकर्ता को बावड़ी, देवालय आदि के निर्माण का पुण्य भी प्राप्त होता है। अतएव विश्वकर्मा और देव शिल्पियों ने सर्वप्रथम गृह निर्माण का निर्देश किया है। किस प्रकार का घर निर्मित किया जावे, यह द्वितीय चिंतन है। उसके लिए बताया है, कोटिगनम तृणजे पुण्यम, कोटिगनम तृणजे पुण्यम मृणमये दश संगुणम ऐष्टिके शत कोटिगनम शैले नंतम फलम गृहे। पर्णशाला यदि बनाई जाती है, पत्तों का घर यदि बनाया जाता है, तो कोटि गुण फल की प्राप्ति होती है। मिट्टी का यदि घर बनाया जाता है तो 10 करोड़ गुना फल की प्राप्ति होती है। ईंट का घर बनाने से 100 करोड़ गुण की प्राप्ति होती है और पत्थरों का घर बनाने से अनंत गुण पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा हमारे आचार्य प्रतिपादित करते हैं। इसी प्रकार से गृह निर्माण के साथ साथ गृह का जीर्णोद्धार करना भी महत्वपूर्ण बताया गया है। वापी कूप तड़ागादि प्रासाद भवनानि च जीर्णान्युद्धरते यस्तो पुण्यमष्टगुणम लभेत। वापी बावड़ी, कूप कुआ, तड़ाग तालाब, देव अथवा राजमहल प्रासाद, जो घर का जीर्णोद्धार करते हैं उनको 8 गुणा फल प्राप्त होता है। पुण्यम अष्ट गुणम लभेत, 8 गुणा फल की प्राप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है। अब यहां वास्तु के आचार्य कहते हैं कि स्वयं के निर्मित घर में रहना और दूसरे के घर में रहना, दूसरे के घर में निवास करने का क्या फल है? तो पर गेह कृता सर्वा
श्रोतस्मार्त क्रिया शुभा निष्फलास्यु यतस्तासाम भूमिशः फलम अश्नुते। दूसरे के घर में बिना किराए दिए हुए रहकर किए गए श्रोत स्मार्त इत्यादि कर्म इत्यादि शुभ कार्य अपने किए हुए निष्फल हो जाते हैं, क्योंकि उनका फल गृह स्वामी को ही प्राप्त होता है। वास्तव में परगृह निवास स्वतंत्रता एवं स्वाभिमान की दृष्टि से सर्वथा त्याज्य माना गया है। इसकी निंदा आचार्य चाणक्य भी करते हैं। पर सदन निविष्टः को लघुत्वम न याति, अर्थात दूसरे के घर में किया हुआ कार्य पुण्य कार्य वह उस भूमि के अधिष्ठाता को ही प्राप्त होता है। अब इसी श्रेणी में हम चिंतन करते हैं वर्ग के विचार को, किसके लिए कौन सा शुभ है। वर्गाष्टकस्य पतयो गरुड़ो विडालः सिंहस्तथैव शुनको रगमूषकेण मेषक्रमेण गदिता खलु पूर्वतोऽपि यः पंचमः सरिपुरेव बुधै विवर्ज्यः। ए क च ट त प य श इन 8 वर्गों के क्रमशः गरुड़, ए वर्ग का गरुड़, क वर्ग का विड़ाल, च वर्ग का सिंह, ट वर्ग का श्वान, त वर्ग का सर्प, प वर्ग का मूषक, य वर्ग का मृग और श वर्ग का मेष इत्यादि क्रमशः स्वामी होते हैं। और ये पूर्व आदि 8 दिशाओं के स्वामी भी माने गए हैं। उपयुक्त वर्गों के स्वामी अपने से 5वें वर्ग के शत्रु होते हैं। पंचमा स रिपुरेव, 5वां अपने वर्ग के स्वामी से 5वें के शत्रु माने गए हैं। जैसे गरुड़, पहला वर्ग है गरुड़, उससे 5वां वर्ग हुआ सर्प, यह शत्रु होता है। गरुड़ और सर्प में वैर माना गया है। क वर्ग का शत्रु अर्थात विडाल का 5वां शत्रु मूषक। इस प्रकार से क्रमशः हम इनकी शत्रुता का विचार कर लेते हैं। अब वास्तु के अंदर सर्वप्रथम जो चिंतनीय विषय है वह काकिणी विचार कहा गया है। स्ववर्गम द्विगुणम कृत्वा परवर्गेण योजयेतु अष्टभिस्तु हरेद भागम योधिक सारिणी भवेत। अपने अपने वर्ग को द्विगुणित करके दूसरे के वर्ग की संख्या को जोड़कर उसमें 8 का भाग देने से अष्टभिस्तु हरेद भागम, 8 का भाग देने पर जो शेष रहेगा उसको काकिणी कहते हैं। दोनों की काकिणियों में जिसकी संख्या अधिक होगी वह ऋणी होता है, अर्थात दूसरे को लाभदायक होता है। इसी प्रकार से ग्रामवास का चिंतन करते हैं, कौन से गांव में रहना चाहिए, कौन से शहर में निवास करना चाहिए। इसके लिए आचार्य बताते हैं बृहद वास्तुमाला के अंतर्गत गोसिंग नक्र मिथुनम निवसेन्न बध्ये ग्रामस्य पूर्व ककुभो लिझशांगनाश्च कर्को धनुस्तुलभमेष घटाश्च तद्वत् वर्गा स्वपंचम परा बलिना स्युरेन्द्रिया।
गोसिंग नक्र मिथुनम, गो अर्थात वृष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, नक्र अर्थात मकर राशि। वृष, मिथुन, सिंह और मकर राशि वालों को ग्राम के मध्य में रहना चाहिए तथा ग्राम के मध्य नहीं रहना चाहिए। निवसेन मध्य, वृष, मिथुन, सिंह, मकर राशि वालों को ग्राम के बीच में नहीं रहना चाहिए, शहर के मध्य में निवास नहीं करना चाहिए तथा पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान से क्रमशः वृश्चिक, मीन, कन्या, कर्क, धनु, तुला, मेष, कुंभ राशि वालों को निवास नहीं करना चाहिए। अकारादि वर्ग उपयुक्त पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः बलवान होते हैं। जैसे अ वर्ग युक्त नाम वाले व्यक्तियों को पश्चिम दिशा में द्वार स्थापित नहीं करना चाहिए अथवा पश्चिम दिशा में निवास नहीं करना चाहिए। इसी के साथ में एक श्लोक अंत में और बचा है। स्वनाम राशे है यद राशि द्विशरांकेश दिग्मितः स ग्रामः शुभद प्रोक्तः अशुभ स्यात् ततोन्यथा। अपने नाम की राशि से, स्वयं के नाम की राशि से दूसरी राशि, पांचवी राशि, नवीं राशि, 10वीं राशि, 11वीं राशि वाले ग्राम में निवास करना शुभ माना गया है। अन्य राशि वाले ग्राम में निवास नहीं करने चाहिए। अब हम कहां निवास करना चाहिए इसके चिंतन के उपरांत भूमि का परीक्षण कर लेना चाहिए। कौन सी भूमि हमारे लिए शुभ है, कौन सी हमारे लिए अनुकूल है। तो भूमि परीक्षण के अंतर्गत सर्वप्रथम भूमेर वर्णम तथा गंधम स्वादम स्पर्शम तथा कृतिम, नगर, ग्राम और घर बसाने के लिए विद्वान जिस भूमि का निर्धारण करते हैं उसका किसी भी वास्तुशास्त्री से भली भांति परीक्षण करा लेना चाहिए। वास्तु विज्ञ से परीक्षण करा लेना चाहिए। क्या कराना चाहिए? भूमि का वर्ण, कौन से रंग की भूमि है, भूमि की गंध कैसी है, सूंघ करके भूमि का ज्ञान किया जा सकता है। स्वाद से पता किया जा सकता है किस प्रकार का उसका स्वाद है। स्पर्श से पता किया जा सकता है एवं आयतन के संदर्भ में वास्तुविद को जनहित की दृष्टि से सम्यक परीक्षण करना चाहिए। अब वर्णादि का किस प्रकार से चिंतन करें? तो सर्वप्रथम आता है ब्राह्मणी श्वेत वर्णा स्यात् पद्म गंधा सुनिर्मला मधुरा च सुख स्पर्शा गृहस्थानां सुखावहा। श्वेत वर्णा, ब्राह्मणी श्वेत वर्णा, ब्राह्मणी भूमि किस प्रकार की होती है? श्वेत वर्णा होती है, पद्म गंधा होती है, जिस प्रकार से कमल में खुशबू होती है, तो कमल सी गंध वाली, साफ सुथरी, सुनिर्मला और स्वाद में मधुरता का अनुभव कराने वाली, मधुरा च स्वादे मधुरा, स्पर्शे स्पर्श करने में सुखदायक भूमि, गृहस्थानाम सुखावहा, गृहस्थी जनों के लिए शुभ मानी गई है। ऐसी भूमि पर भवन बनाकर रहने से क्या होता है? तत्र वास सन्मन शुद्धि आयुष्य सुख संपदा
सरस्वती प्रसादंच लभते गृहमेधिनः शिक्षा साहित्य संस्थार्थम विश्वविद्यालयाय च धर्मदेव प्रतिष्ठार्थम चिनुयादीदृशी धराम। ऐसी भूमि पर भवन बनाकर रहने से परिवार की चित्त शुद्धि होती है, दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी एवं सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। ऐसे परिवार में सरस्वती की कृपा से गृहस्थ ज्ञानार्जन करते हैं, विद्या एवं लक्ष्मी दोनों का वैभव प्राप्त करते हैं। ऐसी भूमि पर साहित्यिक तथा विद्यालय, विश्वविद्यालय आदि की स्थापना भी की जा सकती है। धार्मिक अनुष्ठान आदि अथवा देव प्रसाद आदि की स्थापना की जा सकती है, मंदिर की स्थापना की जा सकती है। इस प्रकार की ब्राह्मणी भूमि का चयन शुभ होता है। कुछ ग्रंथकार कहते भी हैं, शुक्ला मृत्सनाच या भूमि ब्राह्मणी सा प्रकीर्तिता। ब्राह्मणी भूमि के पश्चात क्षत्रिय भूमि, क्षत्रिय रक्त वर्णा स्यात् कषाया गजगंधिनी परुषा विस्तृता रम्या प्रसादस्थ लोचिता। लाल रंग वाली क्षत्रिय भूमि मानी गई है। वह भूमि स्वाद में कसेली होती है, हाथी के मद सी गंध वाली होती है, कठोर और फैली हुई होती है, किंतु सुंदर भूमि होती है। इस प्रकार की भूमि क्षत्रिय भूमि मानी गई है। ऐसी भूमि पर वीर पुरुषों को, क्षत्रियों को निवास करना उचित होता है। अर्थात सैनिक आदि के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए कॉलोनी बसाना उपयुक्त माना गया है। ऐसी भूमि पर शस्त्रादि के कारखाने, सभागार, राजनीति कार्यालय अथवा सैनिकों के प्रशिक्षण केंद्र, छावनी इत्यादि का निर्माण करना चाहिए। इस धरा से पराक्रम की ऊर्जा सहज सुलभ होती है। आचार्य कहते हैं, क्षत्रा रक्ताकार गंधक कषाया। इस प्रकार की क्षत्रिय भूमि अच्छी मानी गई है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, अब आती है वैश्य। वैश्यों के लिए कैसी भूमि होती है, किस प्रकार की भूमि श्रेष्ठ मानी गई है? तो वैश्या भूमि पीत वर्णा मधुगंधा तथाम्लिका कोमला दर्शनीया स्यात् व्यापारार्थम सुखावहा। वैश्या भूमि पीत वर्णा, पीले रंग की होती है और शहर सी चमक वाली होती है, शहद जैसी चमक वाली होती है, मधुगंधा। तथाम्लिका, अमृत सा स्वाद देने वाली कोमल भूमि वैश्या कहलाती है, जो देखने में ही मन को आनंद देती है। ऐसी भूमि व्यवसायियों के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। यहाँ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निर्माण किया जा सकता है, दुकान का निर्माण किया जा सकता है, क्रय विक्रय केंद्र की स्थापना की जा सकती है, जिससे श्री वृद्धि की प्राप्ति होती है। धनाढ्य व्यक्तियों को यहाँ पर अपने बंगले इत्यादि बनाने चाहिए, राजप्रासाद आदि बनाने चाहिए, जिससे स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो सके। हरित वैश्या उदारिता। अब शूद्र भूमि, शूद्रा भूमि किस प्रकार की होती है? शूद्रा भूमि कृष्ण वर्णा मदिरा गंध धारिणी कटु स्वादा कठोरा स्यात् उद्योगार्थम प्रशंसिता। काले रंग वाली कृष्ण वर्णा तथा मदिरा जैसी गंध देने वाली, स्वाद में कड़वी, कटु, स्पर्श करने पर अति कठोर
प्रतीत होने वाली भूमि केवल औद्योगिक धंधों के लिए ही उपयुक्त कही गई है। जनपद आदि कॉलोनी बसाने योग्य नहीं है। ऐसी भूमि पर श्रमिकों की बस्ती का निर्माण करना चाहिए। जहां तक संभव हो ऐसी भूमि का त्याग कर देना चाहिए। इसके पश्चात भूमि का ढलान किधर हो, प्लवत्व किधर की तरफ हो, जल का प्रवाह उस भूमि में किधर हो रहा है, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। आचार्यों ने भूमे है अष्टदिक् प्लवत्वम, 8 प्रकार की दिशाओं का, 8 प्रकार के ढलान का वर्णन किया गया है। उसका अलग अलग फल बताया है। श्रियं दाहम तथा मृत्युम, धन हानि सुतक्षयम, प्रवासम धन लाभम च, विद्या लाभ क्रमेण च, विदद्यात चिरेणैव पूर्वादि प्लवतो मही, मध्य प्लवा मही नेष्ठा, न शुभा प्लव तत्परा। पूर्व दिशा की ओर भूमि ढालदार हो, ढलान वाली हो। यदि पूर्व की दिशा में भूमि का ढलान है तो धन की प्राप्ति होती है। यदि अग्नि कोण की तरफ भूमि का ढलान है तो वह दाह करने वाली है, आग लगाने वाली भूमि कहलाती है। दक्षिण दिशा की ओर यदि भूमि का ढलान है तो मृत्यु को देने वाली होती है। नैऋत्य दिशा में यदि ढलान होता है तो धन का नाश करने वाली होती है। पश्चिम दिशा में भूमि का ढलान हो तो पुत्र की हानि होती है। वायव्य दिशा में यदि ढलान होता है तो परदेश में जाकर के निवास किया जाता है। उत्तर दिशा में यदि भूमि का प्लव है, ढलान है, तो धन की प्राप्ति होती है, धन का आगम होता है। और ईशान में यदि भूमि का ढलान है तो विद्या का लाभ होता है। और भूमि के मध्य में यदि गड्ढा हो तो वह भूमि कष्ट को देने वाली होती है। इसी प्रकार से अन्य मतानुसार भी हम चिंतन कर सकते हैं। शंभु कोणे प्लवा भूमि, कर तो श्रेय सुखदायिनी, पूर्व प्लवा वृद्धि करी, धन धातोत्तर प्लवा, मृत्यु शोक प्रदा नित्य, माग्नेयी दक्षिण प्लवा, ग्रह क्षय करी साच, भूमिर्या निरति प्लवा, धन हानि करी चैव, कीर्तिदा वरुण प्लवा, वायु प्लवा तथा भूमि नित्यमुद्वेग कारिणी। शंभु कोणे ईशान कोणे प्लवा भूमि, यदि ईशान कोण के अंदर भूमि का ढलान हो तो गृहपति को धन सुख की प्राप्ति होती है। श्री सुखदायिनी, श्री अर्थात लक्ष्मी और सुख दोनों को देने वाली होती है। पूर्व प्लवा वृद्धि करी, पूर्व दिशा में यदि भूमि का ढलान है तो वृद्धि को देने वाली होती है। उत्तर दिशा में ढलान हो तो धन लाभ कराने वाली होती है। अग्नि कोण में यदि ढलान हो तो मृत्यु तथा शोक को देने वाली होती है। दक्षिण यदि दिशा में ढलान हो तो गृह का नाश करने वाली होती है। नैऋत्य में ढलान होने पर हानि करने वाली होती है, धन की हानि कराती है। पश्चिम दिशा में यदि भूमि का ढलान हो तो अपयश करने वाली होती है। और वायव्य दिशा में यदि भूमि का ढलान हो, प्लव हो, तो मानसिक उद्वेग को देने वाली होती है। भूमि के अष्ट प्लवत्व के पश्चात ढलान के बाद हम वीथी का चिंतन करते हैं। गोवीथी, जल वीथी च, यम वीथी गजाव्यया, भूत वीथी, नाग वीथी तथा वैश्वाकरी मता, धन वीथी समामनाता,
नवमा च पितामही। 9 प्रकार की विधियों का आचार्य ने वर्णन किया है। भू परीक्षण के संदर्भ में प्राचीन आचार्यों ने विधि का विवेचन किया। पूर्वाचार्यों ने गो विधि, जल विधि, यम विधि, गज विधि, भूत विधि, नाग विधि, वैश्वानरी विधि, धन विधि एवं पितामही, ये 9 प्रकार के भेद किए हैं। भूमि की ऊंचाई एवं नीची के स्थिति के अनुसार विधि शुभाशुभ फल को देने वाली होती है। किधर ऊंची होनी चाहिए, किधर नीची होनी चाहिए, वही विधि बताई गई है। सर्वप्रथम गो विधि का चिंतन करते हैं। प्रतीच्याम उन्नता भूमि प्राच्याम निम्ना भवेत पुनः। गो विधि सुखदारम्या गृह निर्माण कर्मणि। पश्चिम दिशा में ऊंची हो, पूर्व दिशा में नीची हो, तो ऐसी भूमि गो विधि कहलाती है। पश्चिम में ऊंची और पूर्व दिशा में यदि नीची हो भूमि, तो वह गो विधि होती है। ऐसी गो विधि सुखदारम्या गृह निर्माण कर्मणि, सुख को देने वाली होती है और रमणीय कही गई है इस प्रकार के मकान को बनाने पर। जल विधि पूर्वे समुन्नता या स्यात् पश्चिमो च भवेन्नता कथिता जल विधि सा गृह संतति नाशिनी। पश्चिम दिशा पूर्वे समुन्नता, पूर्व दिशा में उन्नत हो, पश्चिम दिशा में अवनत हो, अर्थात आगे से ऊंची हो और पीछे की तरफ नीची हो, तो वह भूमि जल विधि कहलाती है। ऐसी भूमि कथिता गृह संतति नाशिनी, जो घर और संतति का नाश करने वाली मानी गई है। आगे आती है यम विधि। उदीच्याम उन्नता भूमि रवाच्याम च भवेन्नता यम विधि शुभा नित्यम वैभवम सा प्रयच्छति। उत्तर दिशा की ओर तो ऊंची हो, दक्षिण दिशा की ओर भूमि निम्न हो, नीची हो, तो ऐसी भूमि यम विधि कहलाती है, जो कि शुभा नित्यम वैभवम सा प्रयच्छति, वह शुभ मानी गई है और वैभव को देने वाली होती है। यम विधि के पश्चात गज विधि। दक्षिणे चोन्नता या स्यात् दक्षिणे चोन्नता या स्यात् उत्तरे च नता पुनः गज विधि शुभा नित्यम वैभवम सा प्रयच्छति। इस गज विधि के पश्चात नाग विधि। ईशानेया भवेदुच्चा नैऋत्ये चावचा पुनः नागवीथि नागवासः सदा भय करीमता। ईशान कोण में तो ऊंची हो और नैऋत्य कोण में जो भूमि नीची हो, तो वह भूमि नागवीथि कहलाती है। इस प्रकार की भूमि नागवीथि, नागवास सदा भयकारी मता, वहां विषैले जीव हमेशा उत्पन्न होते रहते हैं और भय को देने वाली होती है। वैश्वानर वीथि वायुकोणे भवेदुच्चा चाग्नेये यावचाक्षिति वैश्वानरी मता घोरा चाग्निवित दाहशालिनी। वायव्य कोण में भूमि ऊंची हो, अग्नि कोण में अवनत हो, नीची हो, इस प्रकार की भूमि वैश्वानरी कहलाती है। ऐसी भूमि पर सदा अग्नि का भय बना रहता है, बार बार आग लगती रहती है। मन की आग तथा
अन्य प्रकार की दाह हमें प्राप्त होती है। धन वीथि ईशाने केवलम निम्ना धन वीथि सा मता बुधई विकासम वर्धते तत्र योग्या स्यात् गृह निर्मिति। ईशान कोण में भूमि नीची हो, केवल ईशान कोण में भूमि नीची होने पर वह भूमि धन वीथि कहलाती है। यह आचार्यों का मत है। विकासम वर्धते तत्र तत्र विकासम वर्धते, वहां हमेशा सदैव विकास की स्थिति रहती है। योग्य स्यात् गृह निर्मिति, और गृहस्थ जन के निवास योग्य वह भूमि होती है। इसके पश्चात पितामह वीथि आग्नेये चोन्नता भूमि वायव्य या नता पुनः पितामही सदा रम्या सुख सौभाग्यदायिनी। अग्नेय कोण में उन्नत हो, अग्नि कोण ऊंचा हो, वायव्य कोण नीचा हो, तो ऐसी भूमि पितामही भूमि कहलाती है, जो सदैव सुख और सौभाग्य को देने वाली होती है। पितामही सदा रम्या, रमणीय मानी गई है, सुख और सौभाग्य को देने वाली होती है। इस प्रकार की पितामह वीथि मानी गई है। वीथि के पश्चात हम चिंतन करते हैं पृष्ठ के बारे में। नाग पृष्ठ, दैत्य पृष्ठ, गज पृष्ठ, कूर्म पृष्ठ, इस प्रकार की भूमि का अब हम चिंतन करेंगे। सर्वप्रथम नाग पृष्ठ भूमि का हम विचार करते हैं। पूर्वतः पश्चिमे लंबा चोन्नता दक्षिणोत्तरे कथिता नाग पृष्ठा सा ग्रहेश क्षयकारिणी तथा च जनहानिम शत्रुवृद्धिम मानहानिम धनक्षतिम नागपृष्ठा धरानूनम करोत्येव निवासतः। पूर्व की ओर से पश्चिम तक की भुजा लंबी हो। पूर्वतः पश्चिमे लंबा, पूर्व से लेकर पश्चिम तक की भुजा लंबी हो तथा दक्षिण से उत्तर तक की छोटी हो या ऊंची हो, तो वह भूमि नागपृष्ठ भूमि कहलाती है। ऐसी भूमि गृह स्वामी का क्षय करने वाली होती है। ग्रहेश क्षयकारिणी, इस प्रकार की भूमि घर के मालिक का क्षय करती है, नाश करने वाली होती है। जनहानिम शत्रुवृद्धिम, और जन की हानि करती है, शत्रुओं में वृद्धि करती है, शत्रु ज्यादा पैदा करती है। मान सम्मान की हानि करती है और धन का नाश करने वाली होती है। अतः नागप्रस्था भूमि पर भवन बनाकर निवास नहीं करना चाहिए। नागप्रस्था धरानूनम करोत्येव निवासतः, ऐसी भूमि पर निवास नहीं करना चाहिए। दैत्य पृष्ठ ईशाने चाग्निकोणेथ प्राच्यां स्यादुन्नता धरा पश्चिमे या वचा तर्हि दैत्य पृष्ठा प्रकीर्तिता। संतति संपत्ति चापि क्षयम दैत्य पृष्ठा प्रकीर्तिता। दैत्य पृष्ठा दैत्य रूपा प्रेत वास करी मता। ईशान से अग्निकोण तक अथवा पूर्व में जो धरा या भुजा उन्नत हो तथा पश्चिम में अवनत हो, तो ऐसी भूमि दैत्य पृष्ठ कहलाती है। ऐसी भूमि पर प्रेत का वास होता है, अर्थात नित्य हमेशा उपद्रवकारिणी होती है। गज पृष्ठ नैऋत्ये पश्चिमे वाच्याम वायव्ये भूर्यदोन्नता गज पृष्ठा शुभाज्ञेया वंश वृद्धा सुमंगला। नैऋत्य में, पश्चिम में, दक्षिण में तथा वायव्य कोण में यदि भूमि उन्नत हो, तो ऐसी भूमि गजपृष्ठ भूमि कहलाती है। और गजपृष्ठ कैसी होती है? गजपृष्ठा शुभाज्ञेया, शुभकारिणी मानी गई है, कल्याणकारिणी मानी गई है। वंश वृद्धा सुमंगला, वंश की वृद्धि करने वाली होती है, सुमांगलिक मानी गई है। कूर्म पृष्ठ मध्य समुन्नता भूमि
रण्य दिक्षु च निम्नगा कूर्म पृष्ठा सदा श्रेष्ठा सर्वथोत्साह वर्धिनी। मध्य भाग में ऊंची हो, मध्य समुन्नता भूमि, अन्य दिक्षु च निम्नता, अन्य सभी दिशाओं में नीची हो, मध्य भाग उच्च का हो, कछुए की तरह जिसकी पीठ हो मध्य स्थान में, और चारों दिशाओं में जिसका ढलान हो, अवनत हो, नीची हो, तो ऐसी भूमि कूर्म पृष्ठ कहलाती है। वह भूमि उत्साह को देने वाली होती है, हमेशा श्रेष्ठ मानी गई है। अब हम भूमि में जो भवन का निर्माण करते हैं, कहां किस चीज की स्थापना करें, कहां किस चीज का निर्माण किया जाए, तो आचार्यों ने षोडश गृह वास्तु बताया गया है। एकाशीति वास्तु, शतपद वास्तु, चतुष्षष्टि वास्तु, षोडश वास्तु, नवपद वास्तु। गृहस्थी जनों के लिए सामान्यतः षोडश गृह वास्तु की संकल्पना की गई है। कौन कौन सी दिशाओं में कहां कहां क्या क्या बनावे, इसका आचार्य वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर चिंतन कर रहे हैं। पूर्व दिशा में किस चीज का निर्माण किया जावे, प्राच्याम स्नानालय श्रेष्ठ पश्चिमाभिमुखस्तथा आनंदो वर्धते तत्र स्वास्थ्य लाभ शरीरिणाम। भवन के पूर्व दिशा में या पश्चिमाभिमुख स्नानालय बनाना चाहिए, बाथरूम की स्थापना करनी चाहिए, जिससे आनंदो वर्धते तत्र, वहां पे आनंद की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य लाभ शरीरिणाम, और शरीर स्वस्थ रहता है, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है शरीर में। अग्निकोण में पाकशालाग्नि कोणे स्यात् सुस्वादि भोजनाप्ये अतिथि स्वागते जातु न्यूना न भवति स्थिति। अग्निकोण में पाकशाला की स्थापना करनी चाहिए, रसोई की स्थापना करनी चाहिए, किचन बनानी चाहिए, जिससे स्वादिष्ट भोजन प्राप्त हो तथा अतिथियों के स्वागत सत्कार में कभी कमी नहीं आवे। अतिथि स्वागते जातु न्यूना न भवति स्थिति। यदि अग्निकोण के अंदर रसोई की स्थापना करते हैं, किचन बनाते हैं, तो कभी भी अतिथियों के लिए किसी प्रकार की वस्तु की, पदार्थ की न्यूनता प्राप्त नहीं होती है, और बिना मन के भी भोजन यदि बनाया जाता है तो वह भोजन स्वादिष्ट बनता है अग्निकोण में बनाने पर। दक्षिण दिशा में क्या करना चाहिए, स्वच्छम सौख्यप्रदम स्थाप्यम दक्षिणे शयन स्थलम प्रांगमुखम वा कक्षद्वारम भवेदुदंग मुखम तथा। भवन के दक्षिण दिशा में स्वच्छ, समस्त सुख सुविधाओं से युक्त पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख शयन कक्ष का निर्माण करना चाहिए, बेडरूम की स्थापना करनी चाहिए। कोशागार स्थितिर्नूनम प्रशस्ता पश्चिमे मता द्वारम तस्य भवेत पूर्वे चोत्तरे वा धनाप्ते। और उसमें अलमीरा कहाँ बनाए, कोषागार कहाँ बनाए, सेफ की स्थापना कहाँ करें, तो अलमारी पश्चिम दिशा में पूर्व या उत्तराभिमुख स्थापित करनी चाहिए, जिससे निरंतर धन में वृद्धि होती रहे। स्थापनीया सदा गेहे ईशाने कुल देवता पूर्वाग्नि कोण मध्ये च भांडागार प्रशस्यते। भवन के ईशान कोण में अपने इष्ट देवता का विग्रह स्थापित करना चाहिए,
तथा पूर्वाग्नि कोण में के मध्य में भंडार गृह बनाना चाहिए। नैऋत्य दिशा में क्या करें, इसके लिए बता रहे हैं। नैऋत्या दक्षिणे दिशा प्रांते भवेत् शौचालयो गृहे, नैऋत्यात् पश्चिमे भागे विद्याभ्यास स्थलम भवेत्, व्यापारिक प्रतिष्ठानम शस्त्रागारम तथा गृहे नैऋत्य स्थापयेत्, धीमान सुरक्षायै सुनिश्चितम्। नैऋत्य से दक्षिण दिशा की ओर शौचालय की स्थापना करनी चाहिए, अटैच लेट बाथ की स्थापना करनी चाहिए। नैऋत्य से पश्चिम की ओर विद्या कक्ष की स्थापना करनी चाहिए, स्टडी रूम की, और व्यापारिक प्रतिष्ठानम शस्त्रागारम तथा गृह, नैऋत्य कोण में व्यापारिक प्रतिष्ठान ऑफिस गद्दी की स्थापना करनी चाहिए, शस्त्रागार आदि का निर्माण कराना चाहिए, जिससे पूर्ण सुरक्षा बनी रहे। पश्चिम दिशा कोशागार स्थितिर्नूना प्रशस्ता पश्चिमे मता, कोशागारः स्थितिर्नूनम प्रशस्ता पश्चिमे मता, द्वारम तस्य भवेत् पूर्वे चोत्तरे वा धनाप्तये। सेफ का जो निर्माण करते हैं, कोष के स्थान की स्थापना जो करते हैं, वह अलमारी पश्चिम दिशा में स्थापित करनी चाहिए, पूर्व या पश्चिमाभिमुख करते हुए स्थापित करनी चाहिए, जिससे हमेशा उसके अंदर धन का आगम होता रहे, धन का निवास होता रहे। वायव्य उत्तर दिशा में क्या करें, वायव्योत्तर कोणे वा स्वागत कक्षम स्थापयेत्, यथा रुचि यथा द्रव्यम सज्जयेत् तम निकेतनम, वायव्य कोण से उत्तर की ओर स्वागत कक्ष बनाना चाहिए, ड्राइंग रूम बनाना चाहिए, बैठक जो प्राचीन लोग बनाया करते थे, स्वागत कक्ष, ड्राइंग रूम कह दो, अपने रुचि के अनुसार द्रव्यानुसार उसका श्रृंगार करना चाहिए, उसको सुसज्जित करना चाहिए, उस कक्ष को, स्वागत कक्ष को वायव्य कोण से उत्तर दिशा की ओर इसकी स्थापना करने से यश प्राप्ति होती है, सुख प्राप्ति होती है। ईशान कोण में क्या करें, स्थापनीया सदा गेहे ईशाने कुल देवता, ईशान दिशा के अंदर हमेशा अपने इष्ट देव की स्थापना करनी चाहिए, और पूर्वाग्नि कोण के अंदर भंडागार की स्थापना करनी चाहिए, भंडार गृह बनाना चाहिए। इस प्रकार से हमारे आचार्यों ने षोडश गृह वास्तु की संकल्पना प्रतिपादित की है। इस षोडश गृह वास्तु के चित्र को देख करके आप सहज समझ सकते हैं। पूर्व दिशा में बैठक यानी ड्राइंग रूम की स्थापना करें, उसके पश्चात स्नान कक्ष की स्थापना करें, बाथरूम की, और अग्निकोण के अंदर साउथ ईस्ट के अंदर रसोई की स्थापना, किचन की स्थापना करें। इसका हरित वर्ण रखना चाहिए, काष्ठ से अधिक इसका निर्माण किया जाना चाहिए। उसके पश्चात दक्षिण की ओर जब चलते हैं तो धान्य भंडार एवं मिक्सी इत्यादि की स्थापना करनी चाहिए, पीसने से संबंधित यंत्रों की स्थापना करनी चाहिए। ठीक दक्षिण दिशा में जीवन उपयोगी सामग्री कक्ष की स्थापना करनी चाहिए। दक्षिण दिशा के अंदर यह लाल तत्व को प्रतिपादित करता है, बिजली के बल्ब की स्थापना करें, लाल रंग के चित्रों की स्थापना करें। दक्षिण से पश्चिम के मध्य के स्थान में हम शौचालय की, अटैच लेट बाथ की अथवा बाथरूम की स्थापना कर सकते हैं। ठीक नैऋत्य के अंदर गृह स्वामी का शयन कक्ष होना चाहिए। पृथ्वी तत्व होने के कारण इसको पीले रंग में, क्रीम कलर में, मटमैले रंग में पहाड़, ग्लोब, स्फटिक इत्यादि मिट्टी की वस्तुएं यहाँ पे स्थापित की जा सकती है।
दक्षिण से पश्चिम की ओर जब चलते हैं तो अध्ययन कक्ष की स्थापना कर सकते हैं। ठीक पश्चिम केंद्र स्थान पे भोजन गृह का भी हम निर्माण कर सकते हैं। मित्रों, यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है, अग्निकोण के अंदर जिस प्रकार से हम किचन का निर्माण करते हैं, मान लीजिए वहां यदि हमको किसी प्रकार से सुविधा उपयुक्त नहीं मिलती है तो रसोई का निर्माण, किचन का निर्माण हम पश्चिम दिशा में भी कर सकते हैं। यह आचार्यों का कथन है। इसके पश्चात सभा और सदन कक्ष बनाया जा सकता है। एक दूसरा ड्राइंग रूम यहां भी बनाया जा सकता है। वायव्य कोण में, नॉर्थ वेस्ट में बालकों के लिए शयन कक्ष बनाया जा सकता है। जिनका शीघ्र विवाह करना हो उन बच्चों को भी यहाँ पे स्थापित किया जा सकता है। धातु रुपहला सुनहरा 3 छड़ वाली हम यहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। इसके पश्चात अतिथि कक्ष बनाया जा सकता है उत्तर दिशा की ओर। ठीक उत्तर में जल का स्थान, नीला काला अथवा फिश एक्वेरियम की स्थापना की जा सकती है। पानी के चित्र स्थापित किए जा सकते हैं और उत्तर से नॉर्थ ईस्ट के मध्य वाले स्थान पे द्वार का निर्माण किया जाना श्रेष्ठ माना गया है। ठीक ईशान कोण के अंदर गृह स्वामी के लिए पृथ्वी तत्व होने के कारण, जल का स्थान होने के कारण यहां पे हम देवता की स्थापना कर सकते हैं। देव स्थापना की जावे, आराधना कक्ष बनाया जा सकता है। अति आवश्यक डॉक्यूमेंट्स इस स्थान पे रखे जा सकते हैं। इस स्थान पे भूल करके भी लैट बाथ की स्थापना नहीं होनी चाहिए। यह स्थान रिक्त होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। इस प्रकार से वास्तु श्रृंगार का जो बाह्य परिदर्शन है आज आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। आशा है सभी छात्र, शोधार्थी इससे लाभान्वित होंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु ज्योतिषम।